नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। दोपहर के 12 बजे हैं। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री ने लाल किला से युवा, महिला और दिमागी नक्सलियों को लेकर बड़ा मैसेज दिया है। लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले बात एक ऐसी तस्वीर की जिस पर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के दफ्तर में आज वंदे मातरम के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिससे यह मैसेज जा रहा है कि पूरा वंदे मातरम गाने से रोकने की कोशिश हुई। अब इसकी एक नई तस्वीर भी सामने आई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कांग्रेस का मुख्यालय है दिल्ली में, जहां पर स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनाया जा रहा था। झंडारोहण हुआ, उसके बाद राष्ट्र गीत बजाया गया। उस दौरान क्या होता है, इस तस्वीरों को आप देखिए। यहां पर आपको सोनिया गांधी नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन, और यहां पर आपको सोनिया गांधी नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको राहुल गांधी भी नजर आएंगे। और यहां पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम इस वक्त गाया जा रहा है। 2 पंक्तियां गाई जाएंगी, उसके बाद क्या होता है वो तस्वीर जरा गौर से आप देखिएगा। ये देखिए, यहां पर यहां को बीच में राष्ट्रगीत गाया जा रहा है। सोनिया गांधी और खड़गे आपस में बात करने लगते हैं किसी चीज पर। दोनों के बीच में बातचीत हो रही है जिसमें सोनिया गांधी यहां पर आपको थोड़ी खफा नजर आएंगी। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे किसी को बुलाते हैं। जो कांग्रेस सेवा दल है उसके जो वहां पर वॉलंटियर उनको बुलाया जाता है। ये देखिए, पूछा जा रहा है और यहां पर ये आपस में बात कर रहे हैं जो कांग्रेसी नेता है कि क्या हो गया है। और यहां पर राहुल गांधी के जो पीए हैं ये बता रहे हैं कि 3 मिनट चलेगा, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम गाया जाता था लेकिन पूरा नहीं गाया जाता था, क्योंकि अब वंदे मातरम बिल पास हो चुका है संसद से। अब जब भी राष्ट्रगीत गाया जाएगा तो पूरा गाया जाएगा। और वहां पर ही राहुल गांधी के जो पीए बता रहे हैं यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जी को कि ये 3 मिनट तक गाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि जब राष्ट्रगीत गाया जा रहा है, क्या उस वक्त इस तरह से कोई बात कर सकता है, इशारे कर सकता है, क्योंकि इसे अपमान माना जाता है। आपको ध्यान है कि राष्ट्रगान हम जब भी गाते हैं तो हर कोई सावधान की स्थिति में खड़ा होता है। उसी तरह से राष्ट्रगीत को भी वही सम्मान मिला है जो राष्ट्रगान को दिया जाता है। अब देखिए, पीए यहां पर उंगली से बता रहे हैं कि 3 मिनट। क्या उस दौरान जो व्यक्ति वहां पर मौजूद है, क्या वो इस तरह से हिल सकता है, बात कर सकता है, क्योंकि इसे राष्ट्रगीत का अपमान नहीं माना जाएगा। अब देखिए कि मंच पर हो क्या रहा है। एक बार फिर से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि राष्ट्रगीत की शुरुआत हो गई, राष्ट्रगीत गाया जा रहा है। 2 पंक्तियां हो गई, 2 पंक्तियां खड़गे जी भी लिपसिंग कर रहे थे, यानी कि वो भी गा रहे थे, सोनिया गांधी भी गा रही थी। लेकिन जैसे ही तीसरी पंक्ति की शुरुआत होती है, अब देखिए कि यहां पर वो इशारा कर रही हैं, अपने हाथों से इशारा कर रही है। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने कुछ कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पास में खड़े सेवा दल के एक वॉलंटियर से कुछ कहा। और फिर देखिए आगे यहां पर राहुल गांधी के ये पीए हैं जो 3 मिनट उंगली में दिखा रहे हैं। 3 मिनट के लिए आपको खड़े रहना होगा। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो, बस। उसमें कोई नहीं था। और आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वीं बार देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी के 76 मिनट के स्पीच में जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी सौगात थी, यानी युवाओं के लिए। शक्ति की सप्तधारा की घोषणा पीएम मोदी ने की। उन 7 संकल्पों को बताया जिसका टारगेट सेट करके देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पाना है। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल्स की ट्रेनिंग देगी। गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चों को कई परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का गाना गाया गया। पीएम ने जैसे ही ध्वजारोहण किया उसके बाद राष्ट्रगान हुआ, 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। उनके फोकस में यूथ रहा। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को गारंटी दी है कि देश का यंग ब्रिगेड सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
युवाओं के लिए संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। यूथ के साथ ही देश को आगे बढ़ना है। युवा शक्ति का राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान होने वाला है। विकसित भारत में सबसे बड़े लाभार्थी भी यही युवा बनेंगे। लाल किले से मोदी ने जेन जी और जेन अल्फा के लिए बड़ा ऐलान भी किया। 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टूडेंट्स को फ्री ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। 5 से लेकर 15 साल के बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जाएगा। जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं देश को, नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए। संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा, ये युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों को नई ताकत दी है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राष्ट्रगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। और पीएम मोदी की आज की पूरी स्पीच यूथ पर फोकस रही। युवाओं के डेवलपमेंट, न्यू इंडिया निर्माण में यंग ब्रिगेड के पावर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। और इसी कड़ी में सबसे प्रहार और बड़ा प्रहार प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स पर किया गया। पीएम मोदी ने दिमागी नक्सल शब्द बोलते हुए कहा कि हथियारबंद नक्सली चले गए, लेकिन अब दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। समाज को गलत राह पर लाने की कोशिश हो रही है। और मोदी ने कहा कि देश को इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन्हें युवाओं को भटकाने से बचाना होगा। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग
गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से युवाओं को संदेश दिया तो योगी ने भी लखनऊ के विधान भवन से जेनजी और जेन अल्फा को लेकर बड़ा ऐलान किया। योगी ने कहा कि जल्द ही यूपी सरकार जेनजी और जेन अल्फा के लिए नई यूथ पॉलिसी लेकर आएगी। योगी ने कहा कि यूपी का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के लिए ब्याज गारंटी मुक्त लोन दिया जा रहा है। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रोबोटिक, साइबर एग्रीगेटेक और साथ ही क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है, यानी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी, जिससे निवेश और रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और रोजगार होगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेनजी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, टीटेक में के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय में स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नागपुर में संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने जेनजी को बड़ा मैसेज दिया। मोहन भागवत ने कहा कि युवा हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड हैं। युवा देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। युवाओं को देश आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने यूथ को नसीहत भी दी। संघ प्रमुख ने कहा कि युवा पीढ़ी दूसरे देशों से भारत की तुलना ना करें, बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को अपनी अनूठी पहचान और क्षमता को पहचानना होगा। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि
वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से न करें। हमारी युवा पीढ़ी पहले ये समझ ले, हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं है, हम भारत है। तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। छोटी लोक संख्या वाले, बड़ा भूभाग वाले, अधिक साधन संपन्न देश केवल नौकरी का विचार करना उनको पुराता है। भारत जैसी विशाल जनसंख्या और एक बाकी देशों के हिसाब से, कनाडा हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कम भूभाग, ऐसा हमारा चित्र होने के कारण हमको हमारे सब बातों का अलग से अपनी दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को उनकी असली शक्ति याद दिलाई। मोहन भागवत ने कहा कि युवाओं का उत्साह ही उनकी ताकत है। युवाओं की आशा आसमान और सागर से भी बड़ी है। युवा हर तरह का साहस कर सकते हैं। युवाओं को भारत का भाग्य बनाना है। युवाओं ने दुनिया नहीं देखी है, अभी दुनिया के जीवन के उतार चढ़ाव के थपेड़े नहीं खाए हैं, अनुभव की कमी है। एक तरफ ये कमी है, लेकिन दूसरे तरफ इसी के कारण उनको अपने आप को झोंक देने की हिम्मत मिली है। वो कूद पड़ते हैं, अंधेरे में भी कूद पड़ते हैं। उनकी आशा मुरझाई नहीं होती, उनकी आशा तो आसमान और सागर से भी व्यापक होती है, और इसलिए इस प्रकार का साहस वो कर सकते हैं। अपने में इस साहस को आप बनाए रखिए। अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक भविष्य की चिंता में इस बात को आप कम मत कीजिए। आगे अपने काम में, अपने परिवार के काम में, अपने देश के लिए भी यही आपका साहस, हिम्मत, और बाकी दुनिया जिसको अविचार कहती है, वह साहस काम में आएगा। उस साहस के साथ हमको इस भविष्य को सामने जाना है, उसका सामना करना है। हम अपना भाग्य बनाएंगे, अपने देश का भाग्य बनाएंगे, हमको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर जबरदस्त अटैक किया। खड़गे ने कहा, आज युवाओं के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार ने युवाओं को अंधी गली में ढकेल दिया है। देश में युवा आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हम आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ हैं। खड़गे ने कहा, हक के लिए आवाज उठाने वाला जेनजी देशद्रोही नहीं है। नौजवानों को हमने 21वीं सदी में दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा होने का सपना दिखाया था, उसके साथ आज क्या हो रहा है। आज नौजवानों के सपने कुचले जा रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों ने उन्हें ऐसी अंधी गली में ढकेल दिया है कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, और वो आंदोलन के पीछे जो भी कर रहे हैं, हम उनको कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता एलओपी वो फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अपने हक की आवाज उठाने वाला जनजी देशद्रोही नहीं है। जिस अधिकार के लिए हमारे नौजवान अंग्रेजी राज्य में फांसी के फंदे पर चढ़े, उस अधिकार की आज भी हमें रक्षा करना है। लेकिन इस सरकार में बुनियादी मसलों पर
आंदोलन करने वालों के खिलाफ हेट कैंपेन चलाया जाता है। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दिमागी नक्सल का जिक्र करने पर कांग्रेस ने इस पर अटैक किया है। कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि पहले विपक्ष को अर्बन नक्सल कहा गया और आज प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल की बात की। पहले उन्होंने कुछ 2-3 साल पहले उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं वो मांग वो स्वीकार करते हैं। कास्ट सेंसस को लेकर उन्होंने कहा था 2 साल पहले कि यह अर्बन नक्सल सोच है, पर ठीक 1 साल पहले उन्होंने घोषणा की कि मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जनगणना कराएगी, जाति आधारित जनगणना कराएगी। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। वही बात, वही राग, वही जो दावा करते थे पहले से, वही दावा उन्होंने दोहराया। पूरा हिंदुस्तान आज आजादी का जश्न मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। लोग देशभक्ति के रंग में सराबोर हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तिरंगा फहराया। इसमें कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पहली बार तिरंगा फहराने का मौका मिला, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और पहली बार इन्होंने तिरंगा फहराया है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि देश के अलग अलग राज्यों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल से लेके छत्तीसगढ़ तक और दिल्ली से लेके तमिलनाडु तक हर एक राज्य की तस्वीर आई है। और इसमें सबसे खास मौका रहा उन मुख्यमंत्रियों के लिए जिन्होंने पहली बार 15 अगस्त के मौके पर तिरंगा फहराया है। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनाव में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने तिरंगा फहराया। उसी तरह से मशहूर एक्टर जोसेफ विजय ने भी तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव में जीत के बाद पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया। अब लाल किले से मोदी ने आज MY कार्ड का असली मतलब भी बताया। मोदी ने MY में Y मतलब यूथ और M का मतलब महिला कहा। युवा की तरफ मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण समय की मांग है। विपक्ष को इस पर राजनीति ना करने की नसीहत दी और कहा कि विपक्ष जल्द से जल्द महिला आरक्षण लागू करने में सहयोग दे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए,
लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को सप्तधारा मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सप्तधारा जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 साल दशक में नहीं हुआ है, वो सप्तधारा के जरिए होगा। उसकी शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई और गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाले सामर्थ्य देंगे। जब मैं सप्तधारा की बात करता हूं, सप्तधारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे पुर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चलना। हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं 3 चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेन्योर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है। हमें खेत से लेकर एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजीज, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हमें उसमें तेजी करनी चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। ये गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए,
इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा और हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं। और भारत ये ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है। बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है। फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है। ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तब हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारी गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। पीएम मोदी के लाल किले से संबोधन पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले से 2047 का झांसा दे रहे हैं, जबकि 2029 में ही तो सरकार वापस नहीं आएगी। पहले तो बोला था 5 साल में करूंगा 2014 के बाद, अब 2046 तक बात बढ़ गई। जब 2014 में आए थे तो 5 साल का वादा किया था, अच्छे दिनों का। फिर सरकार में आए तो वापस आगे वाले 5 साल का किया। फिर आए तो वापस करेंगे। 1 करोड़ नौकरी देने वाले हैं, 1 लाख लोगों को नौकरी अपने दी क्या अब तक 12 साल में? 2047 किसने देखा है भाई? आप भी नहीं देख पाओगे, आप 2029 नहीं देख पाओगे। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी 2029 नहीं देख पाओगे, तो आप जनता को 2047 का झांसा दे रहे हो।
और लाल किले से झूठ बोल रहे हो, वो भी तिरंगा के नीचे। उनको कभी तिरंगा के प्रति ना प्यार रहा ना सम्मान रहा, इसलिए तिरंगा के नीचे खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। आज तो गोली चलाओ स्टूडेंट्स के ऊपर, चलाया ना गोली आपने, स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई, किसानों के ऊपर गोली चलाई। अब बच्चे आए हैं लखनऊ में सड़क पर, उनके ऊपर गोली चलाएंगे ये लोग। ये देश का स्वातंत्र नहीं है, ये देश का संविधान उसके मान्यता नहीं देता, फिर भी ये लोग 12 साल से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब जश्न आजादी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के विधान भवन में तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के लिए बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो, इसलिए सरकार जल्द ही एक यूथ पॉलिसी लेकर आ रही है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीतिक संकीर्णता से ऊपर उठकर मिलकर बंगाल और देश को आगे बढ़ाना है। अब बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के गांधी मैदान में बतौर मुख्यमंत्री पहली बार तिरंगा फहराया। उन्होंने परेड की सलामी ली और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सम्राट चौधरी ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का स्मरण कराता है। उन्होंने बिहार के विकास और गरीबों के कल्याण से जुड़े लक्ष्यों का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया और उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता और प्रगति के प्रति अपना संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की ताकत उसकी एकता है और अखंडता में है। हमें मिलकर राष्ट्र को मजबूत बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। और बड़ी खबर रांची से भी आ रही है। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ रांची में आंदोलनकारी छात्र तिरंगा यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जयपाल मुंडा स्टेडियम से छात्रों ने तिरंगा मार्च निकाला। भारत माता की जय के नारों के साथ छात्र नंगे पैर तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा में भूख हड़ताल वाले प्रदर्शनकारी भी शामिल हुए। वो व्हील चेयर पर आगे आगे चल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी सारी मांगें पूरी नहीं करती है, उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। रांची के जयपाल मुंडा स्टेडियम से आंदोलनकारी छात्र आज स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त पर एक बड़ी विशाल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जयपाल मुंडा स्टेडियम के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं। जितने भी छात्र हैं वो विशाल तिरंगे के साथ अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेके इस वक्त जयपाल मुंडा स्टेडियम से निकल रहे हैं। ये मार्च जो है जयपाल मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल, फिरायालाल चौक और उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम वापस पहुंचेगी। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ये यात्रा है, जिसमें आप देखेंगे तो जो भूख हड़ताल पर छात्र हैं वो आगे बैठे हुए हैं, वो व्हील चेयर पर आगे चल रहे हैं। इनके पीछे पीछे जो बाकी के छात्र हैं वो पहुंचेंगे। भारत के संविधान की किताब को हाथ में लेकर सभी जो छात्र हैं वो इस वक्त आगे जा रहे हैं। आप सभी आंदोलनकारी छात्र आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आज आप लोग करीब 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार से हम लोग एक ही मांग है कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हम लोग भी चाहते हैं खुशी खुशी मनाएं। हम लोग जो भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं
और बर्थ सिस्टम को हम लोग ज़्यादा दूर कर सकते हैं। और हम लोग का मांग होता है आज मांगे मुख्यमंत्री से उम्मीद है आज हम लोग का मांगे को मानेंगे और स्वतंत्रता दिवस हम लोग भी खुशी खुशी मनाएंगे। तिरंगा यात्रा जो है निकाली जा रही है। भूख हड़ताल पर जो छात्र बैठे हुए हैं वो व्हील चेयर पर चल रहे हैं और बाकी के छात्र उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। आप लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं इतने दिनों से, बात करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि करीब 12 दिन से ये भूख हड़ताल पर है। और अगर हम बात करें आज जो छात्रों का आंदोलन है उसका 22वां दिन है और 22वें दिन तमाम छात्र तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आगे आप देखेंगे देशभक्ति के गाने जो हैं वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। एक जश्न जो है स्वतंत्रता दिवस का रांची के तमाम जो छात्र हैं, झारखंड के जो छात्र हैं, जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा धांधली के मामले में जो पिछले 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनका साफ कहना है कि ये लोग आज यहाँ पर चलकर एक मैसेज, सांकेतिक मैसेज सरकार को दे रहे हैं कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी ये लोग आंदोलन जारी रखेंगे। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तरफ देशभक्ति के गीत हैं, दूसरी तरफ छात्र जो है वो हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर एक सांकेतिक मार्च भी कर रहे हैं और सरकार को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द सुने। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे रांची से, जहां पर छात्र पिछले 22 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और आज स्वतंत्रता दिवस के दिन सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए तिरंगा यात्रा भी निकाला है। तमाम जो छात्र हैं वो इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और सबका सीधा सा ये मैसेज है कि छात्र अपनी मांगों को मनवाने के लिए पैदल, आप देखेंगे नंगे पैर ये तमाम छात्र चल रहे हैं। भूख हड़ताल के जो छात्र हैं वो भी चल रहे हैं और इनका साफ कहना है कि नंगे पैर ये लोग मैसेज देना चाहते हैं और तिरंगा यात्रा लगातार चल रही है। जो जयपाल मुंडा स्टेडियम है यहां से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और जितने छात्र हैं उनका सीधा सा एक मैसेज है कि ये लोग इसी तरीके से अपनी मार्च जो है उसको निकालेंगे। रविंदर जी, सरकार को क्या मैसेज तिरंगा यात्रा के जरिए? आज ये तिरंगा यात्रा, आज जो कि स्वतंत्रता दिवस है, तमाम आम आवाम, तमाम छात्र और नौजवान को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये तिरंगा यात्रा में भी आप देख रहे हैं कि छात्र नौजवान एकजुट है और अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना को दिखा रहे। सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसे छात्र जो अपने राष्ट्र के प्रति भावना है उनकी मांगों पर आप नजरअंदाज नहीं कीजिए। हमारी मांगे जायज, हमारी मांग को आपको पूरा करना होगा। तो सरकार को सीधा मैसेज है कि सरकार छात्रों की जो मांग है उसको नजरअंदाज ना करे। यात्रा चलती है, ये विशाल यात्रा आप देख लीजिए, जयपाल मुंडा स्टेडियम से यात्रा इस वक्त निकल रही है, तिरंगा यात्रा। और सीधा तौर पे इनका कहना है कि हमारी देशभक्ति पूरी दुनिया देख रही है। छात्रों का आंदोलन अपनी जायज मांगों के लिए पूरी दुनिया देख रही है और आज स्वतंत्रता दिवस है। ना किसी का कोई इस्तीफा छात्र मांग रहे हैं, ना किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति से अपनी मार्च निकाल रहे हैं और सरकार को मैसेज दे रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ये लोग अपनी देशभक्ति दुनिया के सामने रखते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी जो मांगे हैं, जो धांधली हुई है, उसके अंदर पेपर को, सीजीएल पेपर को रद्द किया जाए और साथ ही सीबीआई जांच शुरू की जाए।